Uh, Good evening to all of you friends. Today I am going to start up my YouTube channel that is dedicated to all my banker friends specifically. Yeah, especially this channel is dedicated to the banker friends. लेकिन इस चैनल को अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए भी हम देख सकते हैं। इस चैनल का फ्रेंड्स जो बेसिक पर्पस रहेगा वो रहेगा जो हमारा बैंकर फ्रेंड्स को रूटीन की बैंकिंग एक्टिविटीज़ में या रूटीन के ऑपरेशंस में जो वो दिक्कतें फेस करते हैं, जो वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ आपको जो है रूटीन मैटर्स में या लोन के मैटर्स में आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज अपना फर्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन द लोन अप्रेजल। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो बैंकिंग सिनेरियो है उसमें अगर हम फंडिंग नहीं करते हैं तो भी जो है हमारा बैंक बहुत पीछे चला जाएगा, और अगर हम बहुत ही एग्रेसिवली विदाउट एनी ड्यू डिलिजेंस फंडिंग करते हैं तो भी जो एनपीए मेनेंस है वो हमको ले डूबेगा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ आर कि हमने फंडिंग भी करनी है और ऐसी फंडिंग करनी है जो कि विद क्वालिटी हो, ताकि हमारा जो लोन है वो कल को मतलब बेसिकली हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसी क्वालिटी लोन्स करें ताकि वो कल को एनपीए ना हो। हालांकि जो लोन एस्पेक्ट जब भी हम लोन करते हैं तो ये हमारे हाथ में नहीं होता कि वो लोन कल को ठीक चलेगा या नहीं चलेगा। ये ऐसा कुछ भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जो जो कि कुछ फैक्टर्स हमारे जो हैं बियॉन्ड कंट्रोल हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक अगर हम प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ कोई भी लोन अप्रेजल करते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत इफेक्टिव वे में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, दैट इज ड्यू डिलिजेंस इन लोन अप्रेजल। आपको फ्रेंड्स पता ही है, क्योंकि हम फाइनेंशियल मैटर्स में डील करते हैं तो हमारे लिए ड्यू डिलिजेंस जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि ड्यू डिलिजेंस बेसिकली होता क्या है। बेसिकली जब एक कोई फ्रेशर बैंकर बेचारा, उसको एकदम लोन्स की सीट पे बिठा दिया जाता है, तब उसके लोन अप्रेजल में बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स मिसिंग होती हैं जो कि कल को उसके करियर के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकती हैं। उसके करियर की ग्रोथ पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, जो कि हमने एज अ फ्रेशर कुछ हमने लोन कर रखे होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेजॉरिटी जो ड्यू डिलिजेंस के एस्पेक्ट हैं वो हम कवर अप करें। चलिए फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि ड्यू डिलिजेंस होता क्या है। ड्यू डिलिजेंस इज एन इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट और रिव्यू परफॉर्म टू कंफर्म फैक्ट्स और डिटेल्स ऑफ अ मैटर अंडर कंसिडरेशन। जो भी कोई मैटर अंडर कंसिडरेशन है, बैंकर्स के केस में क्या मैटर कंसिडरेशन में होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे के पास कोई लोन प्रपोजल आया होता है, दैट इज द मैटर विच इज अंडर कंसिडरेशन। तो जो भी हमें बोरोवर ने या एप्लीकेंट ने कह सकते हैं हम, हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिनके बेस पे हमने अपनी फाइल को पूरा करते हुए लोन करना है, उसमें उन डॉक्यूमेंट्स का हमने इन्वेस्टिगेशन करना है, ऑडिट करना है और ऐसा रिव्यू परफॉर्म करना है ताकि जो बोरोवर ने फैक्ट्स
और फिगर्स हमें बताई हैं, हम उसको लोन प्रपोजल में जस्टिफाई कर पाएँ और हम जो है लोन को एक बेहतर ढंग से कर पाएँ। फाइनेंशियल वर्ल्ड में ड्यू डिलिजेंस क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बिफोर एंटरिंग इनटू प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन विद अनदर पार्टी। एक लोन को प्रोसेस करने से पहले, रेकमेंड या सैंक्शन करने से पहले जो हम एग्जामिनेशन करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, उसको हम ड्यू डिलिजेंस कहते हैं दोस्तों। एक मैं आपको अगर देसी भाषा में समझाऊं तो जो ड्यू डिलिजेंस होता है वो होता है कि हम जब भी कोई लोन करें तो हम जस्ट ये सोच के लोन करें कि हम अपना खुद का पैसा दे रहे हैं इंटरेस्ट पे। जो आगे मेरे सामने बंदा खड़ा है, मैंने उसको देखना है कि जो ये बंदा मेरे सामने खड़ा है, क्या ये मेरा लोन कल को रीपे कर पाएगा? क्या इस बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस है? क्या ये जहाँ पे मेरा पैसा इन्वेस्ट करेगा, क्या मेरे लिए वो एक अच्छी प्रपोजिशन है? क्या वो इन्वेस्टमेंट के काबिल है जहाँ ये मेरा पैसा लगाएगा? तो बेसिकली आंख और कान खोल के जो है लोन करने को ही या काम करने को ही ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है, आसान शब्दों में। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ड्यू डिलिजेंस कितने टाइप का होता है। मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियोस में हम मोस्टली जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही लेके चलेंगे ज़्यादातर, जिसमें हमारे फ्रेंड्स को या बैंकर्स को डेली बेस पे दिक्कतें आती हैं, वो सारे एस्पेक्ट हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं टाइप ऑफ ड्यू डिलिजेंस। तीन तरह के दोस्तों ड्यू डिलिजेंस हम मेजॉरिटी बेस पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो ड्यू डिलिजेंस है वो बिजनेस, लीगल और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ड्यू डिलिजेंस क्या है। बिजनेस ड्यू डिलिजेंस का दोस्तों मतलब है कि कोई भी प्रमोटर या कोई भी पार्टनर, कोई भी बेनिफिशियरी जब आपके पास एक लोन प्रपोजल लेके आता है, जो उसके क्रीडेंशियल्स हैं, जो वो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कर रहा है, उसकी वेरिफिकेशन करना, उन डॉक्यूमेंट्स को वाउच करना, उनकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब एक नया बोरोअर या नया एप्लीकेंट बैंक से इंट्रोड्यूस होता है, तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है दैट इज टू चेक हिज पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड एटसेट्रा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। जनरली दोस्तों पैन कार्ड का भी हमें एक्सेस बैंक लेवल पे होता है। हम उस पैन कार्ड को जो है उस नंबर को उसमें डालते हैं तो हमें वो शो कर देता है कि यस, दिस पैन कार्ड रिलेट्स टू मिस्टर ए एंड दिस पैन कार्ड रिलेट्स टू मिस्टर बी। तो इससे हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि यस, दिस पैन कार्ड इज जेन्युइन। और सेकंड है हमारा आधार कार्ड। इसके लिए आप सबको पता है, जो हम UIDAI की वेबसाइट पे, आधार की वेबसाइट पे जाके हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो वो हमें बताता है कि यस, दिस पैन कार्ड इज एक्टिव और इस उम्र का मेल या फीमेल इस पैन कार्ड को इसका धारक है, इसका होल्डर है। जनरली उसमें दिया रहता है कि 30 to 40 ईयर्स का जो मेल है वो इसका होल्डर है या 30 to 40 ईयर्स का जो फीमेल है वो इसकी होल्डर है। इसी वे में फ्रेंड्स, आजकल पासपोर्ट भी लेना मैंडेटरी हो गया है। जनरली एज पर RBI गाइडलाइंस हम पासपोर्ट लेना आज की डेट में हमने शुरू कर दिया है, जब से कुछ बड़े स्कैम्स हुए हैं और फ्रॉडस्टर्स हम कंट्रीज छोड़ के भागे हैं, तब से पासपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी हो गया है, खासकर बड़े प्रपोजल्स में। और सेकंड है फ्रेंड्स, जैसे वोटर आईडी है हमारा, इसको हम एपिक जो है EPIC की जो है एपिक नंबर हम जिसे कह देते हैं, इसको हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जाके इसको हम वोटर आईडी को चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा एक बेसिक सा KYC का वेरिफिकेशन
जब भी हमारे पास कस्टमर आता है तो पहला हमारा काम होता है कि जो कस्टमर हमारे पास अप्रोच कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किए हैं, हाँ जी ये वही कस्टमर है और ये डॉक्यूमेंट्स इसके ऑथेंटिकेटेड है। सेकंड जो हमारा काम है फ्रेंड्स, वो है उसकी क्रेडिट रिपोर्ट्स को निकालना। जनरली 4 क्रेडिट एजेंसीज हैं, सिबिल, हाईमार्क, एक्सपीरियन और इक्विफैक्स। इनका जनरली एक्सेस रहता है सभी बैंकर्स को। तो एज पर जो हमारे बैंक की गाइडलाइंस रहती हैं, जैसे किसी बैंक में है 5 लाख से ऊपर हमने 2 क्रेडिट इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है और किसी में 10 लाख से ऊपर है, तो वो जैसे भी आपका बैंक की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को जनरेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। बेसिकली फ्रेंड्स मैं आज आपको थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस के बारे में बताऊंगा। हम इन जो फर्दर ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे ये केवाईसी का वेरिफिकेशन हो गया, सीआईआर को ड्रॉ करना हो गया, सिबिल, हाईमार्क, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स को, ये सब हम एक एक टॉपिक को बड़ी ही डिटेल में नेक्स्ट हमारी वीडियोस में इसको हम कवर अप करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड में आपको इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताए जाएंगे। कैसे हमने सिबिल को रीड करना है, कैसे हमने करंट अकाउंट की या जो स्टेटमेंट उसने दी है हमारे पास सेविंग अकाउंट की, उनकी ट्रांजैक्शंस को कैसे हमने ऑब्जर्व करना है, हमने क्या चीज़ें उसमें देखनी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं दोस्तों, जो कि शुरू में ही हमारे को ये बता देती हैं कि जिसका हम लोन कर रहे हैं उसकी क्रेडिट, उसकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है, उसका क्रेडिट डिसिप्लिन क्या है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। इसी सेम वे में दोस्तों हम जब भी लोन करते हैं, हमें जो बोरोअर है या गारंटर है, हमें उसकी नेटवर्थ को कंपाइल करना होता है। बेसिकली जनरली हम सभी बैंक्स में क्या सिस्टम है, हम उससे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आपकी क्या क्या एसेट्स हैं और क्या क्या आपकी लायबिलिटीज हैं। तो फ्रेंड्स हमें हमेशा उसी के दिए हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं या उसकी डिक्लेरेशन पे ही बेसिकली हमें बिलीव हमेशा के लिए नहीं करके चलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जो हमने उसकी सीआईआर या सिबिल्स निकाली हैं या कोई और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकाली है, उसके बेस पे भी हम देख सकते हैं कि उसके कौन कौन से लोन्स चल रहे हैं, उसमें क्या क्या उसने एज ए कोलेट्रल दे रखा है, उसमें क्या क्या किस पर्पस के लिए उसने लोन लिया है, ये सब हम उसकी सीआर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स फ्रेंड्स, नेटवर्थ देखने का एक और सबसे अच्छा और आसान तरीका जो है वो है आईटीआर को ऑब्जर्व करना, आईटीआर को वाउच करना। जनरली जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स होती हैं फ्रेंड्स, जनरली देखा गया है कि जो भी बॉरोवर हमारे पास अप्रोच करता है लोन के लिए, वो कभी ये नहीं चाहता कि मैं अपनी सारी एसेट्स जो हैं वो बैंक को डिक्लेयर करूं। वो फिर भी कई बार क्या देखने में आता है कि वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमसे छुपाना चाहता है, कुछ प्रॉपर्टीज की डिटेल हमसे नहीं शेयर करता। लेकिन अगर हम प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के साथ काम करेंगे फ्रेंड्स, तो हम फिर भी उसने जो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट किए हैं, हम उसके बेस पे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस या उसकी नेटवर्थ का पता कर सकते हैं। जनरली हमने देखा है फ्रेंड्स, जब भी हम आईटीआर सबमिट करते हैं, अगर किसी पर्सन की या किसी इंडिविजुअल के पास घर है या उसके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि अगर लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है या उसकी जो है वो वेकेंट है, उसको जनरली इनकम टैक्स की रिटर्न में उसको हमने शो कर रखा होता है एज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, एज अ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी और एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो अगर हम प्रॉपर वे में उसको वाउच करेंगे तो हम उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि हाँ जी ये जो आपने प्रॉपर्टी अपनी आईटीआर में शो की है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमने बहुत ही ध्यान से लोन करना है। ड्यू डिलीजेंस का ये कतई मतलब नहीं है कि हम अपने टैट की तरफ ना देखें, हम अपने टर्न अराउंड टाइम को भूल जाएं। हमें अपना आरबीआई की गाइडलाइंस या हमारे बैंक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा टर्न अराउंड टाइम भी ध्यान में देखना है और हमने जो है लोन को प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के साथ करना है।
इसी वे में फ्रेंड्स, अगर कोई सैलरीड है तो हम उसके फॉर्म 16 की वेरिफिकेशन कर सकते हैं उनके एचआर डिपार्टमेंट से जहाँ पे वो सैलरीड है। इसी वे में फ्रेंड्स, अगर एक बोरोअर है जिसका एक यूनिट लगा हुआ है जो कि कोई अपनी ऑडिट ऑडिट के जो दायरे में आता है, टैक्स ऑडिट करवाता है, उसकी हम ऑडिटेड बैलेंस शीट का भी हमें ड्यू डिलिजेंस करना होता है। उसकी ऑथेंटिसिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए फ्रेंड्स, आजकल हर एक बैलेंस शीट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सर्टिफाई कर रहा है, उस पे एक यूडिन असाइन होता है एज पर आईसीएआई गाइडलाइंस। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है फ्रेंड, उसने ये मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे फ्रेंड्स। कुछ लोग सीएस पे मेंबरशिप को या सीएस के नाम को, उनकी फर्म को यूज़ करके कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे थे। तो इसीलिए आजकल यूडिन का कॉन्सेप्ट आया है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करता है तो उस पे एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता है। और जब वो ऑडिटेड बैलेंस शीट एक बैंकर को फर्निश की जाती है, उसको सबमिट की जाती है, तो हमारा ये फर्ज बनता है फ्रेंड्स कि उसका जो यूडिन नंबर है वो हम आईसीएआई की वेबसाइट पे जाके उसको वेरीफाई करें। जनरली यूडिन में क्या होता है फ्रेंड्स, यूडिन में कुछ मेन जो एक ऑडिटेड बैलेंस शीट की फिगर्स होती हैं, जैसे उसकी नेटवर्थ की, उसकी टीएनडब्ल्यू कितनी है, उसकी पेड अप कैपिटल कितनी है एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट, या उसका नेट प्रॉफिट्स कितना है, या उसकी टोटल असेट्स कितनी है, वो सब उसको एज अ पैरामीटर उसमें डिफाइन किया जाता है। तो अगर हमारे वो यूडिन के जो पैरामीटर्स हैं हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट से मैच करते हैं, तो इससे हम उस बैलेंस शीट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर सकते हैं। उसका एक और बड़ा आसान तरीका है फ्रेंड्स, जनरली किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबरशिप नंबर ऑडिटेड बैलेंस शीट पे असाइंड होता है। वो हम सीए का मेंबरशिप नंबर जो है वो हम उसकी ICAI.org वाली वेबसाइट पे जाके उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ जी, ये जो मेंबरशिप नंबर है ये इसी सीए का है और उसने फुल सीओपी जो है फ्रेंड्स होल्ड कर रहा है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड, जिसका भी जिस सीए के भी सिग्नेचर बैलेंस शीट पे होंगे फ्रेंड्स, वो सीए हमेशा एक सीओपी होल्डर होगा फ्रेंड्स। सीओपी होल्डर का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये जब उसका मेंबरशिप नंबर हम वेरीफाई करेंगे ICAI.org पे, तो वो वहाँ पे शो हो रहा होगा कि यस, दिस सीए इज फुल टाइम सीओपी होल्डर। बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं फ्रेंड्स। ये हम बहुत, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम इसको आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ड्यू डिलिजेंस होता क्या है और हमने बेसिकली ड्यू डिलिजेंस करना कैसे है। सेम वे में फ्रेंड्स, जो हमें आईटीआर सबमिट की गई हैं उसको हमने बोरोवर को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप अपना आईटीआर का लॉगिन पासवर्ड यहीं ब्रांच में या यहीं बैंक में आप इसको लगा के मेरे को ये इनकम टैक्स की वेबसाइट्स जो हैं वो डाउनलोड कर दीजिए, जो कि बहुत ही एक अच्छा तरीका रहता है फ्रेंड्स। इस बजाय कि हम इसके मतलब इंस्टेड ऑफ के हम जो है उससे कॉपीज ले, हमें यही चाहिए कि हम उसको कहें कि जी इसको लॉगिन कीजिए आप यहाँ पे हमारे ब्रांच के प्रेमाइसिस में और इसको यहाँ पे डाउनलोड करके हमें रिपोर्ट्स को दे दीजिए। तो एक जो भी एक बिजनेस कंसर्न है फ्रेंड्स, उसकी बैलेंस शीट भी हम जो है आईटीआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे जनरली जो है वो डिजिटली साइंड होती है और उससे हम उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो वो वेबसाइट, जो वो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, दैट हैज़ बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द इनकम टैक्स वेबसाइट। सेम वे में फ्रेंड्स, अगर हमें जीएसटी की रिटर्न्स प्रोवाइड की गई हैं तो हम जो है वो जीएसटी की रिटर्न्स को भी जीएसटी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उससे हम उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स, जो बिजनेस ड्यू डिलिजेंस का जो आगे का पार्ट है फ्रेंड्स, जनरली आजकल एमएसएमईज के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो गया है फ्रेंड्स। आप सभी को आई थिंक ये क्लियर होगा, आपके बैंक्स में
आपको भी कहा गया होगा कि आप बैंकर्स के आप बोरोवर्स के साथ फॉलो अप कीजिए और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मंगवाइए। तो ये उद्यम सर्टिफिकेट अगर वो आपको दे रहा है फ्रेंड्स, तो आप इस जो मैंने इसमें बताया है http://udym-udyam-verify.aspx, इस पे जाके हम उद्यम रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, जब भी हम कोई लोन करते हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्या उस यूनिट के या उस बोरोइंग कंसर्न के कोई अलाइड कंसर्न है। ये जनरली कंपनीज के केस में तो ये देखा गया है फ्रेंड्स, जब हम एमसीए की वेबसाइट पे जाके उसके डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से सर्च करते हैं, तो वो और जिन जिन कंपनियों में डायरेक्टर होता है वो हमें उसमें वेबसाइट पे शो हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए एक बंदा किसी कंपनी में डायरेक्टर है और वही बंदा किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो वो हम उसको क्या हम इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं जैसे कि हम एमसीए की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टरशिप को सर्च आउट कर लेते हैं? नहीं फ्रेंड्स, अगर वो बंदा हमें डिक्लेयर नहीं करेगा हम उस चीज़ को वाउच नहीं कर सकते। फिर मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा, मान लीजिए एक जो पर्सन है कोई कंपनी का अगर आपसे लोन लेने आता है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो पर्सन जो है, क्या वो डायरेक्टर किसी और कंपनी में डायरेक्टर है या नहीं है, तो हम एमसीए की वेबसाइट पे अगर हम दिन के अकॉर्डिंग उसके सर्च करेंगे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के, तो हम सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उसका कोई एज अ इंडिविजुअल उसने अपना बिजनेस कर रखा है या एज अ पार्टनरशिप फर्म उसने उसने कोई बना रखी है और जिसमें कि वो पार्टनर है, उस चीज़ को भी हम फ्रेंड्स हो सकता है तो हम उसकी आईटीआर से वो चीज़ एस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ये चीज़ उसकी आईटीआर से एस्टेब्लिश हो, क्योंकि अगर आईटीआर में उन्होंने वो इनकम रिपोर्ट की होगी तभी वो चीज़ उसकी आईटीआर में रिफ्लेक्ट हो रही होगी, अदरवाइज वो नहीं हो रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने ज़रूर ध्यान रखना है, अगर किसी भी अगर हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है, जनरली हम लोन डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेसिंग के टाइम पे एक हम अंडरटेकिंग या एक एफिडेविट ले लेते हैं बोरोवर से कि मेरा कोई भी एलाइड या एसोसिएट कंसर्न नहीं है। इन द सेम वे फ्रेंड्स, आपको पता है आजकल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड आया हुआ है, जो कि एक ग्लोबली एक्सेप्टेबल कोड है। जस्ट लाइक जैसे हमारा एक यूनिक आइडेंटिटी है हम लोगों की आधार, वैसे ही किसी भी कंपनी को किस नंबर से जाना जाएगा ग्लोबली, उसका जो एक आइडेंटिफिकेशन होता है दैट इज एलईआई, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड। फ्रेंड्स, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस या एज पर जो हमारे बैंक की गाइडलाइंस हैं, हर एक लोन में जिसमें 5 करोड़ से ऊपर का हमारा एक्सपोजर है, उसमें उस कंपनी या फर्म को एलईआई कोड लेना जरूरी है फ्रेंड्स। इस एलईआई कोड को हम एलईआई की वेबसाइट पे जाके भी कंपनी वाइज सर्च कर सकते हैं। जब हम उसमें कंपनी का नाम डालते हैं तो उसमें वो हमें बता देता है कि हाँ जी, इस कंपनी का जो एलईआई कोड है दैट हैज बीन इशूड ऑन दिस डेट और ये अप टू दिस डेट वैलिड है। ऐसे ही हमने देखा है फ्रेंड्स, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस जो ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बड़े लोन्स के केस में हम सीए या सीएस से लेते हैं, उस रिपोर्ट को भी हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, ये जो था हमारा था बिजनेस ड्यू डिलीजेंस। इन द सेम वे हम देखते हैं लीगल ड्यू डिलीजेंस। जब भी हमारे पास फ्रेंड्स कोई एक लोन प्रपोजल आता है, हमें उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका बिजनेस का नेचर क्या है, जिस चीज में जिस मर्चेंडाइज में वो डील करने जा रहा है उसके ऊपर कौन से रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज उसको गवर्न करती है। कहीं वो हमारी बैंड लिस्ट की कैटेगरी में तो नहीं है, कहीं आरबीआई की वो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स में तो नहीं आता, कहीं हमारे बैंक ने उस इंडस्ट्री को लैंडिंग करने पे रोक तो नहीं लगाई हुई।
तो ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम पे ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। सेम वे में हमें इंडस्ट्री सिनेरियो, वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंकिंग लैंडिंग हमने ध्यान में देखकर चलना है। अगर हमें हमें उस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि कहीं बैंक ने इसकी कोई लिमिटेशन तो नहीं है बैंक की, कहीं हम उसमें किसी स्पेसिफिक लिमिट तक ही लोन तो नहीं कर सकते, कहीं ये इंडस्ट्री का सिनेरियो जो है वो अनफेवरेबल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के ही लोन को करना है। जनरली जैसे ही कोई हमारे पास लोन प्रपोजल आता है तो हमें चाहिए उस कंपनी या उस बोरोअर या उसके डायरेक्टर या उसके बेनिफिशियरीज के बारे में हमें गूगल पे ज़रूर उसको सर्च आउट करना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा एडवर्स हमें कुछ दिखाई तो नहीं दिया उसमें, जो कि हमारे कल को लोन का जो प्रोसेस है या लोन की डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करे। फ्रेंड्स, आजकल जो है बहुत सारी प्रोफेशनल फर्म्स आ गई हैं जो बैंकर्स को बहुत सारे तरीकों से हेल्प करती हैं। जनरली हर बैंक ने इन प्रोफेशनल फर्म्स को सब्सक्राइब कर रखा है। इन द सेम वे आजकल सेव रिस्क रिपोर्ट निकलती है किसी भी एक बोरोअर की या किसी भी बिजनेस कंपनी की कहूँगा मैं, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसकी सेव रिस्क रिपोर्ट निकलती है। ये सेव रिस्क नाम का पोर्टल है जिससे ये रिपोर्ट निकलती है। इसमें उस कंपनी के बारे में बहुत सारे डिटेल दी होती है। ये इस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कब हुई, कितनी पेड अप कैपिटल है, पीयर ग्रुप का डाटा क्या है, उसके अगेंस्ट कौन कौन से लीगल केसेस चल रहे हैं, उस कंपनी की क्रॉस होल्डिंग्स कैसे हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर्स और किस में डायरेक्टर हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है फ्रेंड्स वो हमारी सेव रिस्क की रिपोर्ट में दी रही होती है, जिसको कि हमने यूटिलाइज करना है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लोन। इसी वे में फ्रेंड्स जनरली हम देखते हैं कि जो ऑडिटर होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या जिसने बैलेंस शीट का ऑडिट किया होता है, जब हम बैलेंस शीट को उसकी रीड करते हैं, उसमें उसने बताया होता है कि इन्होंने इस पीएफ को या जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं उनकी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में इसमें डिफ़ॉल्ट किया है या उनको लेट सबमिट किया है। इन सारी चीज़ों को भी हमने प्रॉपर्ली एनालाइज करना है और देखना है कि ये ऐसा क्यों है। सेम वे में फ्रेंड्स, जो अगर बोरोअर कंपनी है तो हमने देखना है कि वो कंप्लायंस कर रहा हो कंपनीज एक्ट 2013 का, जो जनरली हम आरओसी सर्च रिपोर्ट हम लेते हैं, उससे वो चीज़ जो सीए की हमारी रिपोर्ट होती है उससे वो जो जो वो फैक्ट है हम उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेम वे में पार्टनरशिप एक्ट, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो पार्टनरशिप फर्म जनरली पार्टनरशिप फर्म जो है हम उसी पार्टनरशिप फर्म को लोन करते हैं अगर वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि हमने देखा है एज पर जो रूल है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपने डेटर्स को कभी भी स्यू नहीं कर सकती, लेकिन उल्टा जो उसके क्रेडिटर्स हैं वो उस पार्टनरशिप फर्म को स्यू कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही एडवर्स ये कंडीशन हो सकती है अगर हम ऐसी पार्टनरशिप फर्म को लोन करते हैं जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। जनरली ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, इसमें हम फॉर्म ए एंड सी जो है वो बोरोवर से लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब तो जो है वो हमारा जनरली प्री सैंक्शन अप्रेजल का पार्ट आ जाता है। फर्दर जैसे वो हमें कोई प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा है एज ए कोलेट्रल, उसका हम लीगल ओपिनियन लेते हैं, एक जो बैंक का अप्रूव्ड एडवोकेट होता है जिसको हम टीआईआर भी कह देते हैं। और उस लीगल रिपोर्ट को फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आजकल मॉर्टगेज के दौरान कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कर दिए जाते हैं और हम उन फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पे मॉर्टगेज क्रिएट कर देते हैं, और बाद में जब हमें पता चलता है कि उसने इसी प्रॉपर्टी के बेस पे और भी 2-3 बैंक्स के पास लोन ले रखा है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फ्रेंड्स हमें बहुत ही ध्यान से उस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वाउच करना चाहिए। जो एडवोकेट की रिपोर्ट है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए।
उसमें जो सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी, वैल्यूएशन रिपोर्ट, लीगल ओपिनियन की रिपोर्ट और जो टाइटल डीड उसने हमें सबमिट की है, इन तीनों चारों की जो ऑथेंटिसिटी है, हम उनको तीनों चारों को उनकी डिटेल्स को मैच करके हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सेम वे में फ्रेंड्स हम प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट ले सकते हैं, उसकी ओनरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले सकते हैं। आजकल हम, जैसे आपको पता है, सरसई में भी सर्च करते हैं कि कहीं वो प्रॉपर्टी किसी और बैंक में या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास तो मॉर्टगेज नहीं है, और वो सर्च रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कोई भी रजिस्ट्री या कोई भी टाइटल डीड जो जिसकी जो एग्जीक्यूशन उसका जो रजिस्ट्री वो हुई है, वो हमारे विद इन 1 ईयर पीरियड के दौरान में आती है, तो हम उसकी जो है रजिस्ट्री वैल्यू को लेके चलते हैं। या हाउसिंग लोन्स के केस में हमने देखा है कि हम जो एग्रीमेंट टू सेल होता है, उसके बेस पे हम लोन करते हैं कि जी वो कितने का प्रॉपर्टी उसको सेल आउट कर रहा है, और उसका हम 75% या 80% या 90%, वो एज पर जो भी बैंकिंग क्राइटेरिया है, हम लोन उसको कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ को ध्यान में देकर चलना चाहिए। जनरली बैंकर्स क्या सोचते हैं कि हम रजिस्ट्री वैल्यू लेके चल रहे हैं। उसने एग्रीमेंट टू सेल में दे रखा है कि यस, मैं 80 लाख रुपए की रजिस्ट्री करवाऊंगा, मैं ये प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए में परचेज कर रहा हूँ। तो हम जनरली 80 लाख रुपए के ऊपर, मान लीजिए आप उसकी 75% फंडिंग करते हैं, तो आप 60 लैक्स की फंडिंग उसको कर देते हैं। लेकिन अगर हमने वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं ली है फ्रेंड्स, तो कल को हमें पता चलता है कि यार इस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो थी ही सिर्फ 40 लैक्स। तो इस वे में हम हमारे साथ एक फ्रॉड हो सकता है फ्रेंड्स। तो अगर कोई भी बंदा हमें ये डिक्लेयर करता है या एग्रीमेंट टू सेल देता है कि जी मैं ये प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए में खरीदने जा रहा हूँ, अगर वैल्यूएशन नहीं एप्लीकेबल है उस केस में, तो भी हमें कुछ हमारी जो मैजिक ब्रिक्स या 99 एकर्स जैसी वेबसाइट्स हैं, उस एरिए का हमें रेट ज़रूर देखना चाहिए फ्रेंड्स, कि क्या उस एरिए में वाकई इतना रेट है या नहीं है। सेकेंडली, जनरली लैमिनेटेड जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी भी एक्सेप्टेंस पे जो है वो रोक लगी हुई है फ्रेंड्स। आपको कभी भी कोई लैमिनेटेड रजिस्ट्री या लैमिनेटेड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सेम वे में फ्रेंड्स, जब एक लोन प्रोसेस हो जाता है, तो हमें ये भी ध्यान देना होता है कि जो कोई भी पर्सन डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है दैट इज वैलिड एंड लीगली एनफोर्सिएबल। वो कैसे होगा फ्रेंड्स? बड़े लोन्स के केसेस में जनरली हम एडवोकेट से वेटिंग करवा लेते हैं। 2 करोड़ से ऊपर के केसेस में एज पर आरबीआई गाइडलाइन जो है वेटिंग जरूरी है। जो भी लोनिंग डॉक्यूमेंटेशन हमने क्रिएट की है, एग्जीक्यूशन करवाई है, उसको एक हमारा बैंक का एडवोकेट सर्टिफाई करके देता है कि यस, दीज डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड एंड लीगली एनफोर्सिएबल इन द आइज ऑफ लॉ। हमने ये भी ज़रूर देखना है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमने करवाई है, उसमें प्रॉपर स्टैम्प पेपर्स ज़रूर लगे होने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं होगी, तो वो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वॉइड हो जाते हैं। हालांकि हम, अगर हमने कम स्टैम्प ड्यूटी पे की है, तो हम उसके 9 गुना स्टैम्प ड्यूटी पे करके कल को उसको वैलिडेट करवा सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जिस स्टेट में हम लोन कर रहे हैं, उस स्टेट में उस लोन डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितने की स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है, और हमें कितनी स्टैम्प पेपर उस पर लगाने हैं। ये जनरली जो हमारे लीगल सेल होते हैं बैंक्स में, लीगल हमारी डिविजन्स होती हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे एसएलबीसीज होते हैं, या हमारे जो होते हैं एलडीएम ऑफिसेज होते हैं, वहाँ इस चीज़ की डिटेल होती है कि
पंजाब में या हरियाणा में या हिमाचल में कितनी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है हमारा बिजनेस का जो ड्यू डिलीजेंस है और लीगल जो ड्यू डिलीजेंस है वो हमने कवर अप कर लिया है फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस जो होता है फ्रेंड्स, वो हम करते हैं कि जिस भी प्रोजेक्ट को, जिस भी असेट को, जिस भी चीज़ को हम फाइनेंस कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए एक वायबल प्रपोजिशन है या नहीं। वो हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे फ्रेंड्स कि जो भी पर्सन कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है या जिस बिजनेस को वो करना चाहता है, वेदर दैट प्रोजेक्ट इज टेक्निकली फिजिबल एंड फाइनेंशियली वायबल, ये हमने उसमें एस्टेब्लिश करके चलना है। इसका बेसिक एम ये है। तो उसमें हमने बेसिकली क्या देखना होता है फ्रेंड्स, एक तो जैसे हमने इंडस्ट्री सिनेरियो देखा कि क्या उसका फ्यूचर क्या है। बेसिकली अगर मैं बात करूं आज की डेट में बायोडीजल, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का बड़ा जोर लगा हुआ है बायोडीजल को प्रमोट करने में, क्योंकि बायोडीजल एक बड़ा ही इकोनॉमिक फ्रेंडली फ्यूल है और इकोनॉमिक फ्रेंडली फ्यूल होने के साथ ही ये बड़ा चीप है इन कंपैरिजन विद पेट्रोलियम। और मोस्ट इफेक्टिवली आपने देखा होगा, हम जो हैं इंडिया इज़ बेसिकली हम एक इंपोर्ट इकोनॉमी है। अगर हम देखते हैं कि हम जो पेट्रोलियम या डीजल है वो जनरली जितनी भी हमारी ये खाड़ी देश हैं, जितने भी हमारे ये यूनाइटेड अरब से हम जितना भी ये ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम बायोडीजल का कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं तो उसका एक बड़ा ही अच्छा स्कोप है। तो इसलिए हमें उस प्रोडक्ट को जरूर देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है, क्या वो प्रोडक्ट कल को उस पर कहीं गवर्नमेंट की कोई ऐसा सच रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ जाएगी, या क्या उस प्रोडक्ट का बेसिकली फ्यूचर क्या है, उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा, उस प्रोडक्ट का जो हम सेल प्राइस हमारे प्रपोजल में या उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमें बोरोअर ने सबमिट किया है, क्या वो सेल प्राइस जस्टिफाइबल है, बाकी के पीयर ग्रुप्स के सेल प्राइस पे उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की क्या परचेज प्राइस रही होगी, इन सारी चीज़ों को क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, पीयर ग्रुप्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उस बिजनेस में, ये सारी चीज़ें हमने फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में करके चलनी है। जनरली बिगर लोन्स में क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें टीईवी स्टडी कंडक्ट की जाती है प्रोफेशनल फर्म्स के द्वारा। वो हमें बताते हैं टीईवी स्टडी में कि ये प्रोडक्ट, यस दिस प्रोडक्ट या दिस वेंचर इज टेक्निकली फिजिबल एंड फाइनेंशियली वायबल। तो उस टीवी रिपोर्ट्स को भी हमने बड़े ध्यान से पढ़ना है और खुद भी हमने अपने लेवल पे भी कुछ टीवी स्टडी को करके चलना है। Bank is required to keep a close watch on the progress of project during the currency of term loan by carrying out inspection of project site periodically. Friends, प्री सैंक्शन के साथ साथ जो हमारा पोस्ट सैंक्शन ड्यू डिलीजेंस है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा लोनिंग। जब हम लोन्स की सीट पे होते हैं, हमने एक लोन को सैंक्शन कर दिया, हमने सारी अजम्पशंस उसमें ठीक ले ली, हमने उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव कर ली, उसके डॉक्यूमेंट्स जो भी उसने सबमिट किए हैं, उसके लीगल एस्पेक्ट को देख लिया, हमने उसके बिजनेस के जो ड्यू डिलीजेंस को देख लिया। लेकिन जब हमने उसको डिसवर्स किया तो उस बंदे ने या उस बिजनेसमैन ने उस पैसे को डाइवर्ट करके किसी और बिजनेस में वो पैसा लगा दिया। तो जो हमने प्री सैंक्शन अप्रेजल किया है या प्री सैंक्शन ड्यू डिलीजेंस किया है, उस सारे ड्यू डिलीजेंस पे हमारे पे पानी फिर जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा फ्रेंड्स। अगर हम ये नहीं देखेंगे कि जिस पर्पस के लिए हमने वो पैसा फाइनेंस किया है, यस द मनी हैज बीन स्पेंट और द मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन द स्पेसिफिक पर्पस। अगर वो बिल्डिंग के लिए पैसा दिया है तो यस वो पैसा बिल्डिंग में लग रहा है, वो जिस मशीन के लिए पैसा दिया गया है
यस वो पैसा उस मशीन में लग गया है। तो ये हमें टाइम टू टाइम इसको हमें देखना होता है। जनरली जैसे ही बंदा सेकंड टाइम डिसबर्समेंट लेने आता है तो हम उससे डिमांड करते हैं कि हमें जो हमने पहले डिसबर्समेंट की है उसके जो है इनवॉइस, ई वे बिल्स या उसकी जो है उसके बारे में जो भी टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं चार्टर्ड इंजीनियर्स की, या हमारे लैंडर इंजीनियर जो होते हैं, लैंडर इंडिपेंडेंट इंजीनियर जो होते हैं, उनकी हम रिपोर्ट्स उनसे डिमांड करते हैं। और हम भी प्रोजेक्ट साइट को जाके पीरियोडिकली चेक करते हैं कि यस काम जो है वो एज पर हमारे जो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो सेम वे में फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट की जाती है उसको भी हमने बहुत ध्यान से वाउच करना होता है, फिजिकली जाके स्टॉक को चेक करना होता है, कौन कौन से गोडाउन्स में उसके स्टॉक पड़ा है, कौन सा जो उसने बुक डेट्स उसमें दे रखे हैं, कौन से बुक डेट्स जो हैं वो मोर देन 90 डेज ओल्ड है, क्योंकि जनरली बैंक्स जो 90 डेज से ऊपर के बुक डेट्स होते हैं उस पर हम जो है डीपी अलाउ, ड्राइंग पावर अलाउ नहीं करते और ऑब्सोलीट स्टॉक को भी हम हटा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे चेक कर पाएंगे फ्रेंड्स? जनरली स्टॉक स्टेटमेंट या स्टॉक एंड बुक डेट स्टेटमेंट लेते टाइम हम उनसे जो है डेटर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट मांगते हैं फ्रेंड्स। तो जब भी हम कोई स्टॉक स्टेटमेंट वाउच कर रहे होते हैं, हमने उसमें जो डेटर्स होते हैं उनको हम लास्ट मंथ की जो स्टॉक स्टेटमेंट होती है प्रीवियस मंथ की उससे हम मैच करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो डेटर्स हैं वो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। तो इस वे में फ्रेंड्स ये हमारा फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस हो जाता है फ्रेंड। इसमें हमने ट्राई किए हैं फ्रेंड्स कि हम इसको पूरा जो है वो कवर अप करके चलें, और लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे ड्यू डिलीजेंस का बेसिस क्या रहता है। क्वांटम ड्यू डिलीजेंस का क्या होना चाहिए, कितना ड्यू डिलीजेंस हमने करके चलना है, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि हमने कितना ड्यू डिलीजेंस करना है। वो है हमारा, ये हम मैंने 4-5 फैक्टर्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं यहाँ पे, जैसे कि टाइप ऑफ लोन। रिटेल लोन्स में अगर हम देखें, रिटेल लोन जैसे कार लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, इन सब में क्या होता है फ्रेंड्स, एजुकेशन लोन, इन सब में कंपैरेटिवली एमएसएमईज के कम ड्यू डिलीजेंस होता है। सेम वे में एग्रीकल्चर में भी कम ड्यू डिलीजेंस होता है या ड्यू डिलीजेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स कि जो भी बोरोवर हमारे पास आ रहा है, क्या उसकी हमारे साथ कोई पास डीलिंग्स हैं, क्या वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है या उसकी हमारे पास फ्रेश डीलिंग्स है। क्योंकि अगर फ्रेंड्स देखिए कोई भी एक नया बोरोवर हमारे साथ इंट्रोड्यूस होता है तो इस केस में हमारा जो ड्यू डिलीजेंस है वो बढ़ जाता है। सेकंड फ्रेंड्स, हमारा कितना हम उसको एक्सपोजर दे रहे हैं, हम कितनी अमाउंट की उसको क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहे हैं, उस चीज़ पे भी ये चीज़ जो हमारा ड्यू डिलीजेंस है वो डिपेंड करता है। फिर है फ्रेंड्स टाइप ऑफ एंटिटी, सोल प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी है, उस केस में जनरली हमने देखा है कि जो डाइवर्जन के कम चांसेस होते हैं, तो हमारा जो ड्यू डिलीजेंस रहता है वो कंपैरेटिवली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कम होता है। सोल प्रोपराइटरशिप में जनरली एक क्या इनहेरेंट रिस्क है फ्रेंड्स, उसमें एक सोल प्रोपराइटर क्योंकि सेम ओनरशिप है, सेम एंटिटी है, तो इसमें एक इनहेरेंट रिस्क रहता है कि वो कभी भी अपनी कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर सकता है। तो इस वे में फ्रेंड्स टाइप ऑफ एंटिटी पे भी ड्यू डिलीजेंस जो है वो डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स लोन प्रपोजल टाइप। हमारे पास जो लोन प्रपोजल आया है, क्या वो एक फ्रेश लोन प्रपोजल है या हम एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटीज को रिन्यूअल कर रहे हैं या उसको एनहांस कर रहे हैं, हमारा ड्यू डिलीजेंस इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। अगर हम एक पार्टी का रिन्यूअल कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो कंपैरेटिवली हमारा थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ड्यू डिलीजेंस उसमें नहीं करके चलेंगे, लेकिन फिर भी हम कंपैरेटिवली जितना हम फ्रेश में करते हैं वो थोड़ा सा हम रिन्यूअल में उतना ड्यू डिलीजेंस नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी जो पार्टी है वो एग्जिस्टिंग पार्टी है और हमसे डील कर रही है। थर्ड है फ्रेंड्स टाइप ऑफ ड्यू डिलीजेंस प्री सैंक्शन और पोस्ट सैंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि जब तक उसका लोन सैंक्शन नहीं होता फ्रेंड्स, उस टाइम तक हम जो भी ड्यू डिलीजेंस करते हैं वो हमारा सारा प्री सैंक्शन में आ जाता है फ्रेंड्स। और जो आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन या आफ्टर सैंक्शनिंग ऑफ जो लोन है, जो भी ड्यू डिलीजेंस है, उसका जो वो ड्यू डिलीजेंस हमारा पोस्ट सैंक्शन का पार्ट होता है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से काफ़ी हद तक ड्यू डिलीजेंस को कवर अप करने की कोशिश की है। ये एक जस्ट सिनॉप्सिस है ड्यू डिलीजेंस का, कैसे हमने एक ऑडिटेड बैलेंस शीट को रीड करना है, कैसे हमने आईटीआर से उसकी नेटवर्थ को फाइंड आउट करना है, कैसे हमने ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो ऑडिटर्स की फाइंडिंग्स हैं उनको देखना है। ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज पॉइंट हम एक एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और बाकी भी सारे रूटीन के और हमारे बैंकिंग जो हमारे रूटीन का पार्ट है या लोनिंग हमारी एक्टिविटी का पार्ट है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट हमारी वीडियोस में देख के चलेंगे। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बैंकर्स गाइड। आई होप मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।